स्टीव जॉब जब मर रहे थे, उनका लास्ट इंटरव्यू उन्होंने जो दिया, उन्होंने ये कहा कि आई एम कॉल्ड द गॉड ऑफ कंप्यूटर्स। डू यू बिलीव इन गॉड? आई एम अ ग्रेट कृष्णा भक्त। मेरा एक अट्रैक्शन है गुरुवायूर टेम्पल केरला में है। किसी ने बियर पिला दी तो ट्राई सब कुछ किया। कौन सा वो चीज़ है जो आपको सेटिस्फाइड करता है, जिससे आप कंप्लीट फील करते हैं? जब एक मरीज कहता है डॉक्टर साहब आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, स्पीकिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको ये अवार्ड मिला है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। सर्जन की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है। आप शायद नास्तिक हो गए, मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ। मेरे को एमआरआई करने की ज़रूरत पड़ी, मैं उस टनल के अंदर नहीं घुस पाया क्योंकि मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया, पानी से डर था, हाइट से डर था। तो जितनी चीज़ों से मुझे खौफ था, डर था, ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि वेरी फ्यू थिंग्स स्केयर मी। नमस्कार दोस्तों, आज काके टॉक्स के पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन पद्मश्री डॉक्टर अशोक राजगोपाल। हम बात कर रहे होंगे मेडिकल साइंस के बियॉन्ड, लाइफ साइंस पे। हम बात कर रहे होंगे फिलॉसफी पे, और हम बात कर रहे होंगे यूथ पे। हम जानना चाहेंगे जब वो यूथ थे तो उनके दिमाग में क्या था, और जब वो आज एक 50 साल का लंबा अनुभव ले कर बैठे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 50 साल में 55,000 से ज़्यादा सर्जरी उन्होंने किया है। माइंड ब्लोइंग पर्सन, माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी, लार्जर देन लाइफ। हम लोग बात करेंगे पद्मश्री डॉक्टर अशोक राजगोपाल से। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी। झारखंड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा पहला ओकेजन है रांची आने का, झारखंड आने का जी। कल शाम को ही आए जी, और एक तरह से लव अफेयर हो गया। वाह, इट इज़ ब्यूटीफुल। आज सुबह हम लोग, आप हमें दुर्वा डैम और जगन्नाथ मंदिर ले गए, तो बिल्कुल भव्य रिलीजियस स्टार्ट टू द डे। और मैं बहुत बहुत इम्प्रेस्ड हूँ यहाँ के कल्चर से, यहाँ के लोगों से, और जो यहाँ के सरलता है लोगों जी में। जी जी। काश हम दिल्ली वाले जो मेट्रोज में रहते हैं, हमें भी इस लाइफ का एक अनुभव हो गया। एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू बी कमिंग बैक हियर। वाओ, सो नाइस। सर, हमारा मैक्सिमम ऑडियंस यूथ है, तो मैं सबसे पहले आपके यूथ वाले पार्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। आप जब जवान थे, जब यंग थे, मतलब 16 साल के मेमोरी के बाद, आप कैसे रहे अपने जीवन काल में? हमें जी, मेरे हिसाब से तो मैं आज भी 16 साल का ही। वाह, बिल्कुल ग्रेट। लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। मेरे फादर पुलिस सर्विस में थे। ओके। और उन दिनों ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। माँ बाप कुछ कहते थे, बच्चे होने के नाते हम लोग उस बात को आम तौर से मान लेते थे। और अगर हमारा चोंचलापन था, चंचलता थी, तो वो इस बात पे थी कि हम ये मूवी देखना चाहेंगे या ये खाना खाना चाहेंगे। तो हमारे डिमांड्स बड़े मिनिमलिस्टिक थे जी। लेकिन उन दिनों में भी जैसे मेरे फादर के दिमाग में एक ये बात थी कि वो डॉक्टर बनना चाह रहे थे। उनके फैमिलीज बड़ी थी, उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, तो वो उनकी जो एक वो एम्बिशन था कि डॉक्टर बनूं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो बीज मेरे अंदर बोया कि तुम्हें वो करके मेरे जो लाइफ की एक्सपेक्टेशन थी वो उन्होंने अपनी तरह से पूरा किया। मेरे ब्रदर के साथ भी ट्राई किया, उसने मना कर दिया। मेरे से बात की, मेरे को भाग गया और मैं डॉक्टर बन गया। और कहीं उनके दिमाग में एक वो था कि टू ट्राई एंड डू गुड टू पीपल, इन लोगों की मदद करो जहाँ हो सके। तो आपका बड़ा इम्प्रेशनेबल एज होता है, आप ग्रो कर रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो। तो उसमें बेसिकली वही था कि जब वो बोलते रहे एक ही चीज़ बार बार कि लोगों का, उनके लिए कुछ करो, तो कहीं ना कहीं वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। तो मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में स्कूलिंग फाइनल जो किया मैंने वो दिल्ली में किया, और उसके बाद मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में पहली बार घर से बाहर निकला, हॉस्टल में था। और हॉस्टल का वही पागलपन जी। ज़्यादा पैसे नहीं होते थे लेकिन ड्रीम्स बहुत थी, लेकिन दे वर सिंपल ड्रीम्स। ओके। और उसके बाद मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट में आके मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया।
उसके बाद 5 साल मैं इंग्लैंड रहा। वाह। 85 में मैंने इंग्लैंड में अपनी मास्टर्स की तालीम हासिल की लिवरपूल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद FRCS किया मैंने। तो उसके बाद जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरे अपने बच्चे थे, मेरे एक बेटा है एक बेटी है, और एक तरफ से मैं समझूंगा कि उनकी जो परवरिश थी, उनकी जो अपब्रिंगिंग थी, वो हमारी अपब्रिंगिंग से बहुत ही अलग थी, क्योंकि तब तक बहुत कुछ चीज़ बदल चुकी थी, माहौल बदल चुका था, एजुकेशन लेवल्स, सोशल मीडिया अवेयरनेस, एक्सेस टू नॉलेज इतना हो गया था। हमारे टाइम पे तो वही 3-4 प्रोफेशंस थे, आप वकील बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, बहुत हुआ। तो आज तो करीब 10,000 आपके पास ऑप्शंस हैं जी। तो इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन। मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड समझता हूँ, क्योंकि मैं एक तरह से मैं अपने आप को सैंडविच जनरेशन में बिलोंग करता हूँ। हमने अपने माँ बाप के असूलों को फॉलो किया, उनकी इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट की, और हम काफ़ी हद तक, इन माय केस, उनके समझाने से हम लोग इन्फ्लुएंस भी हुए। हम जब अपने बच्चों के साथ डील कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग बड़ी इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो हमने बहुत जल्दी सीखा कि शायद हमें अपना इन्फ्लुएंस, अपनी चाहत उनके ऊपर नहीं प्रेशराइज करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मेरे दोनों बच्चों को हमने कहा कि आपको जो करना है करिए। वाह। मेरा बेटा फाइनेंशियल लाइन में है, US में है, मेरी बेटी आर्ट्स में है, आर्ट क्यूरेशन करती है। क्या बात है। तो बहुत कुछ चीज़ बदल गया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें सेम भी है। जी। इससे जब आप यंग थे तो कभी तो ब्रेक द बैरियर वाला कॉन्सेप्ट रहा होगा दिमाग में? काफ़ी बार नहीं, हमेशा। अच्छा। एक तरह से मैं एक तरह का रेबल अपने आप को समझता था। किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि क्यों वो करूं, क्यों दूसरी और तरीके पुलिस से। वाले का बेटा तो मैं खुद में तो वैसे ही कुछ होता है। डिसिप्लिन ज़्यादा ही था। तो वही होता है, जब कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो आपके अंदर से एक वो बगावत भी आ जाती है। बिल्कुल। और आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप विद माय फादर। बहुत प्यार भी करता था, उनसे खिटपिट भी बहुत होती थी। आमतौर से कभी वो जीते थे, कभी मैं जीतता था। लेकिन आज इस स्टेज मेरी लाइफ में आके मैं हमेशा समझता हूँ कि जो असूल उन्होंने मुझे दिए, जो परवरिश उन्होंने की, जो वैल्यूज़ उन्होंने दिए, वो कहीं ना कहीं आज भी मेरे अंदर हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको गुजरे हुए भी करीब 30-32-34 साल हैं, लेकिन मैं आई वॉन्ट टू होप दैट जहाँ भी वो हों, आई फील आई हैव डन जस्टिस टू हिम वाह, एंड हिज मेमोरी। सुपर। सर एक चीज़ और बताएंगे कि आज का जो नया जनरेशन है, ठीक है, उस नए जनरेशन को ऐसा महसूस होता है कि बहुत प्रेशर है एकेडमिक, और थोड़ा सा वो ज़्यादा रिबेलियन है और क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं, वो रील वाला लाइफ है। तो उस पर आप अपना विचार रखेंगे अपने अनुभव के अनुसार? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा अमित जी। जी। मेरे हिसाब से लाइफ में 2 इश्यूज हैं जी। एक है एक्सपेक्टेशंस, एक होता है एस्पिरेशन। एक्सपेक्टेशन कोई और आपके लिए, आई एक्सपेक्ट यू टू डू वेल, Correct. आई एक्सपेक्ट हिम टू डू दिस। एक होता है आपका अपना वजूद, आपका ओन, आप चाहते क्या हो। और मैं समझता हूँ कि आज का जो यूथ है, हम लोग उस 2 परिभाषाओं को लेके बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। जैसे आपने सवाल पूछा कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। वो नहीं होता, जिंदगी में कुछ भी करने में टाइम लगता है। तो आप 55,000 सर्जरी पर इतने कम समय में कैसे पीट दिए? देखिए, वो एक चस्का था। जो मैं आपको बताऊं, पहले 10 साल में मैं 85 में प्रैक्टिस स्टार्ट की, और 85 से लेके 95 यानी 10 साल में मैंने सिर्फ 345 सर्जरी की। ओके। तो उसके बाद जो गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। लेकिन एक तरह से आप ये भी सोच सकते थे कि मैं वो 10 साल में फ्रस्ट्रेट होकर इसको छोड़ भी सकता था। जी जी। मेरी एस्पिरेशन थी कि मैं अच्छा करूं, लेकिन हालत ऐसे नहीं थे कि मैं कर पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो
स्टेइंग पावर, पेशेंस, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने ऊपर बिलीफ, जो सेल्फ बिलीफ है कि आप उसको कर सकते हो। इसमें भी एक दो रास्ते हैं जो मैं समझता हूँ। एक जो आसान रास्ता है जिसमें आप प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, करेक्ट, शॉर्टकट ले रहे हो, आप गलत चीज़ें कर रहे हो, वो भी एक ऊपर चलने का तरीका है। लेकिन जो मेरी समझ है लाइफ की, जिसने भी शॉर्टकट लेके ऊपर चढ़ा है उतनी जल्दी वो नीचे भी आया है। ओके, और अगर आपने वो क्लाइंब किया है चोटी पे, आप एवरेस्ट के शिखर पे पहुंचे हो, समय लगेगा, आप उस जर्नी को एंजॉय भी करोगे और 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 आप सेफली नीचे भी वापस आ जाओगे। वंडरफुल। और कहीं ना कहीं आखिर में मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को प्रेशर कौन करता है? उनके पीयर्स करते हैं, उनके फ्रेंड्स करते हैं, ट्रू, उनके पेरेंट्स करते हैं। करेक्ट, आज की तारीख में पेरेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है मैं ये माँ बाप को समझाना चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा अचीवमेंट देखना चाहता है। करेक्ट, लेकिन उस अचीवमेंट के पीछे आप अगर इतना प्रेशर डालोगे, उसके ऊपर आजकल इतनी कोचिंग क्लासेस हैं, पीयर प्रेशर है, और बच्चे को अपनी सोच इवॉल्व करने का आप मौका दे ही नहीं रहे हो। बिल्कुल। और जब बच्चे को लगता है कि मैं अपनी नज़रों में गिर गया हूँ, उसके दिमाग में अब अलग भावनाएं आ जाती हैं, अलग थॉट्स आ जाते हैं। और जैसे आपने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया, अगर आप कोटा का देखो, करेक्ट, करेक्ट, हर साल में 14, 16, 18 बच्चे एक ब्यूटीफुल आईटी में भी सुसाइड कर आईआईटी रहे में, हैं। बिल्कुल। तो इसमें सबसे हाई प्रेशर क्यों है? इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण मैं अपने बच्चे के साथ ही दे सकता हूँ। मेरा बच्चा जब बेटा यूएस गया, तो मेरे एक ब्रदर हैं जो मेरे एक तरह से रोल मॉडल रहे हैं जी, वो पिट्सबर्ग में थे। कार्नेगी मेलन का नाम सबने सुना हुआ है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई ये मेरा बेटा है, इसको कार्नेगी मेलन में किसी से आप प्रोफेसर वगैरह से मिलवा दो। तो हम उनके बड़े, वो बहुत रिस्पेक्टेड सर्जन थे वहाँ पे। तो शाम को हमें उनके एक करीब के दोस्त जो कि प्रोफेसर थे कार्नेगी मेलन में, उनके साथ ले जाके बिठा दिया उन्होंने। बात हुई, उन्होंने कहा बेटा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि सर आई वांट टू जॉइन कार्नेगी मेलन। सर आपको कहीं एडमिशन मिला है? उन्होंने कहा हाँ जी, ये 3 कॉलेजेस में मिला है। तो उन्होंने कहा दे आर गुड कॉलेजेस। तो मेरे बेटे का जवाब था बट नॉट एज गुड एज कार्नेगी मेलन। उनका जवाब एक तरह से आपके पूरे सवाल को जवाब दे दे रहा है। वो कहते हैं, he said, बेटा कार्नेगी मेलन में आप अगर 100 में से आपके ग्रेडिंग 99.4 आ रहे हैं, जो कि आम यूनिवर्सिटीज़ में आप दिग्गज नहीं अव्वल हो, यहाँ पे आप 99.4 पे क्लास ऑफ 20 में 18 नंबर पे हो गए। He said, do you want to kill your youth despite being very good, or do you want to go to a good college and at 99.4 be on the top? मैंने कहा ये सवाल अगर हमारे बच्चे, अगर ये हमारे बच्चे अचीव कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है, अगर आप अपनी लाइफ में किसी की भी लाइफ में देखें, क्या नंबर सब कुछ है? बिल्कुल, ट्रू, सही। आपकी अवेयरनेस, आपका सोशल स्किल्स, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? परफेक्ट। अगर आप सुबह 3 बजे उठ रहे हो, रात के आप 12 बजे सो रहे हो, और 18-20 घंटों में आप सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं कर रहे हो, करेक्ट, तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल फैकल्टीज तो कहीं डेवलप आप क्या करते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के अलावा? अमरूद के पेड़ पे चढ़ता था। क्या बात है। जामुन तोड़ता था। अब बच्चे कहाँ से अमरूद पेड़ लाएंगे? अब पेड़ नहीं है, अमरूद नहीं है, पतंग उड़ाता था, कंचे खेलता था, क्रिकेट खेलता था। कहीं ना कहीं हम लोग ने वी हैव लॉस्ट द एंजॉयमेंट ऑफ ग्रोइंग। ट्रू, और मोबाइल की दुनिया में सिमट गए हैं। और ये सोशल मीडिया मैं समझता हूँ ये एक सबसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। अगर आप किसी भी बच्चे को आज देखो, हम लोग स्कूल से आते थे, जाके खेलते थे, आजकल बच्चे आके देखते हैं मोबाइल पे, टीवी के सामने, लैपटॉप्स के ऊपर। तो इनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है
मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। आप पहली बार किसी लड़की से प्रेम किस उम्र में हुआ था? ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। देखिए, प्रेम तो सारी उम्र होता रहता जी है, जी जी। ठीक है ना? लेकिन उसको प्रेम कहेंगे, लगाव कहेंगे, इन्फैचुएशन कहेंगे, वो बात है और है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लाइफ में किसी चीज़ से लगाव नहीं है तो या तो आप इंसान नहीं हो या आपने अपना पूरा ज़िंदगी वेस्ट कर दिया। ट्रू। मेरा लाइफ का फिलॉसफी ये है, लिव फॉर टुडे, और आप ऐसे जियो कि अगर भगवान ना करे कल आप दुनिया में नहीं हो, आपको अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। और अगर आप उस तरीके से जी सकते हो कि लिव ईच डे एज इफ इट्स लास्ट, आई थिंक विल बी अ हैप्पी मैन। और आखिरी बात है, यू हैव टू लर्न टू बी कंटेंट। करेक्ट। आपके पास है, आप कभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंचोगे जहाँ पे कोई और आदमी है। ट्रू। आप बिलियनर हो तो एक इलॉन मस्क बैठा हुआ है, वो आपका 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना है। लेकिन अगर मैं इसको रैप अप करूं, स्टीव जॉब्स का जो लास्ट इंटरव्यू था, स्टीव जॉब्स जब मर रहे थे, उनका लास्ट इंटरव्यू उन्होंने जो दिया, उन्होंने ये कहा कि आई एम लाइंग द हॉस्पिटल बेड with drips and lines and machines around me. Probably I will not be alive tomorrow morning. And I think to myself, what have I achieved? A lot in my technology field. I'm called the god of computers. I'm not going to take anything back with me. And importantly, I don't have a single friend. अगर आप उस बात से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी सोच में खोखलापन है। ट्रू। डू यू बिलीव इन गॉड? आई डू। Wow. I believe in God in a very very peculiar way. I am a great Krishna भक्त। वाओ। मैं रिलीजियस उस लिहाज से नहीं कि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ या पूजा पाठ करता हूँ, नहीं करता हूँ। मेरा एक अट्रैक्शन है, गुरुवायूर टेम्पल केरला में है। मेरे फादर के साथ मैं आखिरी बार उनके साथ उनके डेथ से पहले गया था। कहीं ना कहीं उसका बहुत डीप इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आप रिलीजन के तौर पे क्या करोगे, मेरा जवाब होगा, आई वुड लाइक टू गो टू गुरुवायूर टेम्पल। वाओ, ग्रेट। दैट इज़ द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू डू। वाओ। सर, आपने ड्रिंक कब किया था? पहली बार नशा कब किया था? किस उम्र में? कॉलेज में। कॉलेज लाइफ में क्या किया था आपने? किसी ने बियर पिला दी। ओके। दो घोट पी ली, हमको लगी, समझ तो थी नहीं कि कैसे चढ़ती है, क्या हम कैसे उतरती है। हाँ, ऐसे झूमने लगे दो घोट पी के। जी। फिर किसी ने कहा ऐसे थोड़ी कोई दारू पीता है। तो ट्राई सब कुछ किया। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्यार और दारू जो ये जो बहुत बड़ा कल्चर या कहें कि हैबिट बना रखे हैं नया जनरेशन में, उसके लिए देखिए, हर चीज़ आपको हर चीज़ करनी चाहिए, मॉडरेशन में करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यू मस्ट नो वेयर टू स्टॉप। करेक्ट। आपकी धारा कहाँ ख़त्म होती है, और जो भी आप कर रहे हो उससे आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को या अन्य लोगों को, सोसाइटी को आप हार्म तो नहीं कर रहे हो। परफेक्ट। अगर आप अपने एक्टिविटीज़ को अपने लिए जस्टिफाई कर सकते हो तो सही है। अगर आप अपने को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो और उससे किसी और इंसान का नुकसान हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपको एक स्टेप पीछे लेकर सोचना चाहिए। कौन सा वो चीज़ है जो आपको सेटिस्फाइड करता है, जिससे आप कंप्लीट फील करते हैं? जब एक मरीज़ कहता है, डॉक्टर साहब आपकी वजह से मैं ठीक हो गया हूँ। वाह, सुपर। पद्मा का अवार्ड मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो, और पद्मा से पहले क्या अंतर में महसूस करते थे? देखिए, मैंने अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैंने ये कहा कि कभी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन वो लाइक मैनी पीपल मैनी थिंग्स की हो जाए तो अच्छा है। जब ये हुआ तो बहुत अच्छा भी लगा। और मैं ड्राइव कर रहा था हॉस्पिटल से बाहर, तो साइड में मैंने गाड़ी रोकी 3 बार, क्योंकि उन दिनों आज पता नहीं कैसे होता है, उस टाइम पे वो फ़ोन करके कहते थे कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको ये अवार्ड मिला है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। तो मैंने 3 बार उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप ठीक आदमी से बात कर रहे हो ना? उन्होंने कहा हाँ, आप अशोक राजगोपाल बोल रहे हो, आपको ये अवार्ड दिया गया है।
और गाड़ी में रोक के सबसे पहले उन्होंने पॉइंट से पूछा कि आप इसको इंटरव्यू कर सकते हैं। मैंने कहा आप ये डेडिकेट किसको करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं ये अवार्ड अपने फैमिली को, मेरी मदर मेरे फादर को है नहीं, एंड टू ऑल द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ whom somebody thought it worthwhile to give this award to me. तो मैं हमेशा आभार प्रकट करता हूँ अपने फैमिली, अपने माँ बाप पे, लेकिन उस कंपोनेंट को जो मेरे पेशेंट्स रहे हैं। सर्जन की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप 100 केसेस करते हो, 98 ठीक होते हैं, एक ठीक होता है, एक ठीक नहीं होता है। और आपको उस जर्नी में कहीं ना कहीं वो इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, तब आप अपने आप को समेट कर रखो। और वहाँ मैं समझता हूँ आपकी अपनी पर्सनल बिलीफ, आपकी जो कॉन्शियंस है, आपने कितनी कोशिश की है उस प्रॉब्लम को ना होना, और अगर हो तो आपने उसको अवॉइड करने, प्रिवेंट करने के लिए समटाइम्स यू डू एवरीथिंग, इट डजंट वर्क। तो यहाँ पे बेसिकली आपने रिलीजन का पूछा, रिलीजन यहाँ आता है। कहीं ना कहीं आप वो कहते हो हे भगवान मुझे रास्ता दिखा। करेक्ट। एंड एक साइंटिस्ट होने के नाते लोग कहते हैं आप शायद नास्तिक हो गए। मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ। लेकिन जब व्हेन आई एम इन अ कॉर्नर लाइक ऑल ऑफ अस, कहीं ना कहीं आप किसी की शरण लेते हो, तो वो शरण मेरे लिए वो भगवान है। वंडरफुल सर। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, आइदर लव और फियर? फियर को तो मैं चैलेंज आप कुछ सुबह में बता रहे थे, एक बार बताएंगे ऑडियंस के साथ? तो मैं 2014 में मेरे को MRI करने की ज़रूरत पड़ी। मैं उस टनल के अंदर नहीं घुस पाया क्योंकि मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा था। मेरा दोस्त आके कहता क्या यार तू इतनी बड़ी सर्जरीज करता है और इतने से ट्यूब के अंदर जाने में तेरी जान निकल रही। तो मैं बाहर आके मेरे को शर्म आई। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे जितने भी फियर्स हैं उसको मैं कॉन्कर करूँगा। पानी से डर था, हाइट से डर था, क्लोज स्पेसेस से डर था, सब कुछ तोड़ दिया। मैं आई ब्रोक द ग्लास सीलिंग, स्काई डाइविंग की, स्कूबा डाइविंग की, बंजी जंपिंग की, माइक्रोलाइट फ्लाइट्स किया, अकेले ट्रैक्स पे जाता था 18-20 किलोमीटर की। तो जितनी चीज़ों से मुझे खौफ था, डर था, जिस चीज़ को मैं अनकंफर्टेबल फील करता था, मैं डेलिबरेटली उसके अंदर घुसा और भगवान की कृपा रही, साथ दिया। और आज की तारीख में मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि वेरी फ्यू थिंग्स स्केयर मी। आई टेक ऑन एवरीथिंग। मैं अपने आप को इस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, एरोगेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप पे यकीन करता हूँ और मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि मैं प्रॉब्लम को झेल लूँगा या निपटा लूँगा। आप अपने जीवन के वो 3 फिलॉसफी बताइए जो आम जनता को जानना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने साथ और जिनके साथ आप डील कर रहे हो इनके साथ ऑनेस्टली डील करो। दूसरी बात यह है कि आप उनके साथ वो सलूक करो जो आप अपने लिए चाहोगे। बहुत बढ़िया। और तीसरी बात यह है कि लाइफ में हमेशा कोई ना कोई हॉबी रखो, क्योंकि जो भी व्यवसाय आप कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, पायलट हो, कहीं ना कहीं वो आप छूटेगा। तो आपके दोस्तों की ज़रूरत, आपके हॉबीज़ की ज़रूरत, जब आप बिल्कुल लोनली होते हो, ये चीज़ें आपको उस लोनलीपन से हटाती है। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है, आर्ट कलेक्ट करता हूँ मैं फॉसिल्स कलेक्ट करता हूँ। ओके। और म्यूज़िक में आप कुछ बजाते थे, अब बताएंगे? मैं हारमोनिका बजाता हूँ। ओके। मैंने ये शुरू किया था ऑलमोस्ट 60 ईयर्स अगो। 5 साल मैंने कॉलेज तक बजाया, फिर 40 साल छोड़ दिया। 2015 में फिर शुरू किया, बट सीरियस जो मैंने बजाना शुरू किया वो कोविड के टाइम पे। मेरा YouTube चैनल भी है, इट्स कॉल्ड हार्मोनिका बीट्स। वाओ, ग्रेट। एंड वी हैव ऑलमोस्ट अबाउट 90 सॉन्ग्स अपलोडेड। क्या बात है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं इतनी सारी चीज़ों के बीच में? हो जाता है। वाओ। अगर आप हर चीज़ को अपने अपने ढांचे में डालें, जब काम करो तो जान लगा के करो, जब ऐश करो तब भी जान लगा के करो। वंडरफुल, ट्रूली एग्रीड। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे
पद्मश्री डॉक्टर अशोक राजगोपाल के साथ, और हम उनसे जान रहे थे जीवन दर्शन के बारे में, इतने बड़े पोर्टफोलियो को हैंडल करते हुए वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं। और हम ला रहे थे आपके लिए एक मैसेज भी कि आप अपने अंदर के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें और कैसे एक बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी आप बना सकते हैं। हम दोबारा एपिसोड करेंगे इनके साथ, आज वक्त की थोड़ी कमी है तो हम सर को धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।